नमस्कार बच्चों, आज हम इसलिए इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 19 पढ़ने जा रहे जिसका शीर्षक है जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्मानीय है। इस पाठ में उनके जीवन यात्रा के उल्लेखनीय पहलुओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे उनके जीवन दृष्टि, संघर्षों, राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का पता चलता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ये कौन थे? तो बिहार के यह मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बिहार के यह व्यक्ति है, बेटे हैं, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। तो इस पाठ के द्वारा हम उनके जीवन के प्रति कौन से दृष्टिकोण थे, उन्होंने जीवन में कौन कौन से संघर्ष किए हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका स्थान किस प्रकार से महत्वपूर्ण था, ये सारी बातों का कर्पूरी ठाकुर से संबंधित सारी बातें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पाठ को शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि विद्याध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मैं बहुत आराम और ऐश इशरत में दिन बिताऊं, बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मैसर हो, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से करहा रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, पाठ की शुरुआत जो है एक संवाद से की गई है और यह संवाद किसके होंगे? तो यह संवाद जननायक कर्पूरी ठाकुर इनके होंगे। अब देखिए, इस संवाद से पता चल जाएगा हमें कि उन्हें जननायक क्यों कहा जा रहा है, या जननायक यह उपाधि उनको क्यों दी गई, क्योंकि वे जनता के नायक थे। अब जब हम उनके जीवन वृत्तांतों को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वह कोई बड़े धनवान परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था। वो भी एक माध्यमिक परिवार से ही जन्मे हुए एक आम व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर वालों को भी कामकाजों में मदद करते थे। वे जिस परिस्थिति में जन्म लिए थे, पढ़ाई उनको जारी रखनी थी और पढ़ाई करने के लिए उन्हें बहुत कठिन परिश्रम के साथ विद्या ग्रहण करना पड़ा था। इसका सविस्तर विस्तार हमें परिच्छेद में भी दिया गया है, लेकिन वो आगे। अब ये संवाद जो उन्होंने बोला है उसके पीछे क्या कारण है? अब देखिए, वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाए। ऐसे पढ़ लिख कर बड़े होने के बाद क्या हो जाता है, बच्चे जब पढ़ लिख कर विद्या ग्रहण करते हैं तो अच्छे नौकरी या अच्छे हुद्दे पर वह लग जाते हैं, जिससे कि उनके गरीबी के दिन दूर हो सकते हैं। हर व्यक्ति के परिवार वालों को ऐसा ही लगता है। अब कर्पूरी ठाकुर जो निर्धन परिवार से थे तो उनके परिवार वालों को भी ऐसा ही लगता था कि उनका बेटा जब विद्या ग्रहण कर लेगा, पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा और फिर अच्छे हुद्दे की नौकरी उसे मिल जाएगी तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार के परिवार वालों की अपेक्षा उनसे थी, लेकिन वे जानते थे कि परिवार वालों की अपेक्षा को पूरा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन दूसरी ओर वो देख रहे थे कि उनका मानना था कि परिवार वाले उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन यह सारा भारत देश उनका परिवार था और भारत देश के हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्हें सम्मान था। और इसीलिए वह कहते हैं कि हो सकता है कि विद्याध्ययन के पश्चात अर्थात विद्या अर्जन करने के पश्चात उन्हें कोई अच्छा पद प्राप्त हो जाए, वो अच्छे
पद की नौकरी धारण कर ले और इसके बाद उन्हें आराम और ऐश की जीवन बिताने की संभावनाएं हो सकती है उनके जीवन में। बड़ी कोठी अर्थात अच्छा सा मकान भी उनके पास आ जाए, गाड़ी घोड़ा गाड़ी नौकर ये सारी दिखावट के सम्मान के सामान उनके नसीब में मयसर अर्थात उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन वह कहते हैं कि पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। जिस प्रकार से परिवार वालों का मेरे ऊपर हक है, मैं उनका उनकी सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, या मेरे हर सुख सुविधाओं पर परिवार वालों का हक है, उसी प्रकार से मेरे इस मुल्क की, मेरे इस देश की भी मेरी एक जवाबदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। और इस देश का मैं बेटा होने के नाते भारत भूमि का भी मैं कुछ देना लगता हूँ, मेरे उससे संबंधित कुछ कर्तव्य है। और इसीलिए वे कहते कि मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है कि मेरे भारत माता मेरी मातृभूमि स्वाधीनता संग्राम के लिए मुझसे अपेक्षा कर रही है, वह परतंत्रता में है, गुलामी में है। और इसी कारण और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मेरा कर्तव्य नहीं हो सकता है, यह मुमकिन नहीं हो सकता है जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन व्यापन करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तब तक मेरे परिवार वालों को यह सारी चीजों के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, इंतजार करने पड़ेगा। जैसे कि यह पूरा देश उनका परिवार था, तो परिवार के हर निवासी को सम्मानपूर्ण और स्वतंत्रता युक्त जीवन व्यापन करने का आनंद देना, यह उनकी जिम्मेदारी मानते हैं। यह अल्फाज है गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के। तो यह संवाद किसके थे? गरीबों के मसीहा, जनता के नायक कर्पूरी ठाकुर इनके, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। 1942 ईस्वी सन में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया ही, साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे। अब देखिए, यह जो प्रसंग यहाँ पर वर्णित किया गया है वह कब का है कि जब हमारा देश, भारत देश गुलामगिरी का जीवन व्यापन कर रहा था। तो वह स्वयं 1942 में जो अगस्त की क्रांति हुई थी, उन्होंने स्वयं कॉलेज का त्याग कर दिया था। लेकिन उन्होंने अन्य स्कूलों के और अन्य कॉलेजों के छात्रों को भी पढ़ाई के लिए अंग्रेज स्कूल और अंग्रेज कॉलेजों का त्याग करने के लिए, उनका बहिष्कार करने के लिए अन्य विद्यार्थियों और छात्रों को प्रोत्साहित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के वे सक्रिय सदस्य थे। अब देखिए, जिस प्रकार से वह जननायक है, उसी प्रकार से लोकनायक माने जाने वाले जयप्रकाश नारायण द्वारा जो संस्था या जो संगठन संगठित की गई थी, जिसका नाम था आजाद दस्ता, इस आजाद दस्ता इस संस्था के वे सक्रिय सदस्य थे। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपए प्रतिमाह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। अब देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इसी कारण उन्होंने अपने ही गांव में जो माध्यमिक विद्यालय थी, वहां पर उन्होंने प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया था। और वहां पर उन्हें बहुत ही कम रुपए मिलते थे, प्रतिमाह केवल 30 रुपए के कम रुपए में भी उन्होंने अपने ही गांव में स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती उसे बखूबी निभाते। तो वो एक साथ दोनों जिम्मेदारी निभा रहे थे। एक तो परिवार वालों की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे और दूसरी तरफ अपने परतंत्र भारत माता के स्वाधीनता के लिए भी वह कार्य कर रहे थे। तो दिन में वह क्या करते थे? स्कूल में जाकर अध्यापन का कार्य करते थे और रात में जो भी वह आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य के रूप में, दिन में वह स्कूल
स्कूल में जाकर पढ़ाते थे और रात में आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने देश स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। दोनों जिम्मेदारी उन्होंने अच्छे से निभाई। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी सन को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिससे कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उसके लिए उन्होंने जेल जाने के लिए भी वह तैयार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी सन के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, जब देश को आजादी प्राप्त हुई थी, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम चुनाव हुआ था समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा में, तो 1952 ईस्वी सन में उन्हें सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत से वे विजय हासिल हुई थी, विजय प्राप्त हुआ था। अब अपने राजकीय क्षेत्र में उन्होंने जो सेवा की है उससे जनता बहुत ही प्रभावित हुई थी। बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की। तो इस प्रकार जब वो राजकीय क्षेत्र में आए तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता भारत में जो प्रमुख समस्याएं थी कि एक तरफ देश की जनता बेकारी से जूझ रहा था, उसके साथ साथ बाढ़ की समस्याओं से घिरा हुआ था, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इस सारी समस्याओं से जनता जूझ रही थी। तो दूसरी तरफ भूमि सुधार के विकास या जनता के आर्थिक विकास जैसे समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा में अपने विद्रोह के रूप में जोरदार आवाज बुलंद की थी। सन 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के वे सदस्य रहे। अब देखिए, उनका राजकीय जो क्षेत्र है, राजकीय कार्यकाल जो है वो कब से शुरुआत हुई, इसका ईयर यहाँ पर दिया है। आपको पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है कि 1952 से लेकर 1988 तक उन्होंने राजकीय क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अपने जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य में कार्य किए हैं। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी वे बने। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के इस सेशन में हमने अब तक कर्पूरी ठाकुर जो जननायक के रूप में जाने जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आने के बाद उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इसका वर्णन हमने विस्तार से इस सेशन में पढ़े। आगे भी उनके जीवन काल और उनके योगदान के बारे में हमें विस्तार से पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, लेकिन उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।